सोचा कि भाई अगर 400 पार आ गई बीजेपी की तो संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे। इसका कुछ नुकसान होता नजर आया या आप लोगों ने लोगों को समझा लिया? ऐसा है, लोग समझ जाते हैं और हम भी भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेवार पार्टी होने के नाते अलर्ट रहती है। लेकिन ये लोग देश को गुमराह करने में इनके बाप दादों से लेकर अभी तक किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार के चुनाव में सर पाकिस्तान से भी बड़ा सहयोग मिला राहुल गांधी और केजरीवाल को, इसके पीछे क्या देखते हैं आप सर? निश्चित रूप से पाकिस्तान भारत को कमजोर देखना चाहता है, तो कमजोर ताकतों को ताकत देने का काम कर रहे हैं वो। और यही तो बता रहा है कि आफ्टर ऑल ये लोग, मैं जो बार बार बोलता हूं, यूपी के मुख्यमंत्री को चेंज कर रही है, हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से उसका जवाब दे दिया। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ऐसे चलती नहीं है। तुम जैसे अपने साथियों को निकालते रहते हो, इसलिए तुमको लगता है सब इसी तरीके से करते हो। और योगी जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत तगड़े नेता हैं, अच्छे प्रशासक हैं, उत्तर प्रदेश अच्छे ढंग से चल रहा है, ये कभी सोचा भी नहीं है और नहीं इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी सोचती है। कांग्रेस हमेशा डिस्ट्रक्टिव माइंड से डिविजिव फोर्सेस को बढ़ावा देती है और वो हवा देने का प्रयास करती है, और करती इतने चालाकी से है कि आपको पता भी नहीं चले और आपका जेब कट जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। लोकसभा चुनाव का रण अब बिल्कुल अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और जितने भी पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं सभी के जो नंबर हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे और 4 जून को पता चलेगा कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। और सबसे बड़ी बात देखने की ये होगी कि देश का टॉपर कौन रहा। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। और चूंकि आप देश और दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि जब आपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तो 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया था, तो क्या आज भी वो आत्मविश्वास पूरी तरह से कायम है सर? बिल्कुल अनुराग जी, जो हमने शुरू में कहा था उसी पर हम कायम हैं और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 370 प्लस दे रही है और एनडीए मिलाकर के हम 400 पार कर रहे हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में ये दिख रहा है कि लोग मोदी जी के नेतृत्व को ताकत देना चाहते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं और एक तरफ से पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब जगह प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग वोट देने के लिए आतुर हैं। सर, मोदी जी की जो गारंटी वाला शब्द था वो आपको पूरे चुनाव में दिखाई दिया? हाँ बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी वाला विषय भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि आम व्यक्ति अनुराग जी, मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है तीव्र गति से, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को ताकत मिल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है, युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लग रहे हैं और इसी तरीके से किसानों को भी ताकत मिली है। तो सभी वर्ग ये महसूस कर रहे हैं कि उनको अगर किसी तरीके से देश को मजबूत करने और हर वर्ग को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको अगर किसी ने लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया है तो मोदी जी ने किया है। इसलिए लोग इस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन विपक्ष भी कम नहीं दिखाई दे रहा। चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, सभी अपने नंबर्स गिरा रहे हैं और अपने जो उनके नंबर्स है वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह से आंकते हैं आप? ये लोग जमीन से कटे हुए लोग हैं। ये जिसको कहा जाए ये इम्प्लांटेड लीडर्स हैं। दे हैव नॉट कम फ्रॉम द रूट्स, दे डू नॉट नो द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और ओवरनाइट कोई लीडर बन जाता है तो उसकी यही गति होती है। मैं दुर्गति तो नहीं कहूँगा, गति यही होती है। तो इसलिए ये लोग ज़मीनी हकीकतों से इनको कोई लेना देना नहीं है, न ही कोई कनेक्ट है, न ही कोई उसके जानकारी लेने का कोई मैकेनिज्म है और न ही इच्छा शक्ति है। इसलिए इनको पता नहीं चलता है कि इनके पाँव के नीचे से ज़मीन कब खिसक चुकी है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई भी चीज़ हो, जो मेहनत करता है वही पाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर राजनीति की बात हो। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत पर ही सवाल उठा दिए। 206 से ज़्यादा उन्होंने रैलियाँ और रोड शो किए,
इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंटरव्यू देने वालों में प्रधानमंत्री खुद नजर आए, जबकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो ना तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रैलियाँ की और ना ज़्यादा मीडिया से उन्होंने आमना सामना किया। तो वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी की बौखला गई है इसलिए प्रधानमंत्री जी इतने सारे रोड शो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, उनकी मेहनत करने की ताकत ही इतनी है, इससे ज़्यादा उन्होंने कभी किया नहीं, क्योंकि ड्राइंग रूम में पॉलिटिकल नेतागिरी की है, ये कभी जमीन पर तो गए नहीं। तो मोदी जी के बराबर मेहनत कहाँ कर पाएंगे, पहली बात। और मोदी जी वो हैं जो दुनिया में कोई मेहनत ना कर पाए उससे ज़्यादा करने वाले हैं। तो ऐसे में उनको मालूम नहीं है कि मोदी जी कितना आगे निकल चुके हैं, तो ये लोग इस तरीके की बात तो कर ही सकते हैं। सर, इन चुनावों में मुझे एक चीज़ और दिखाई दी, बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, क्योंकि महंगाई वैसे तो कम नहीं हुई, लेकिन आप लोगों ने जो लोगों की आय है वो इतनी बढ़ा दी है। इसके अलावा लाभार्थी स्कीम में ग्राउंड पर हम लोग देखते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या फिर विधवा पेंशन योजना हो, तमाम योजनाओं को लाभ मिल रहा है। आपके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप लोग नैरेटिव सेट करते नजर आए। जहाँ तक बीजेपी की नैरेटिव की बात करूँ तो मंगलसूत्र वाली बात आप लोगों ने की कि भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप मंगलसूत्र लोगों का छिन जाएगा। इसके अलावा जो विरासत टैक्स था उसकी बात आप लोगों ने की कि मुस्लिमों को हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन कर दे दी जाएगी। तो सर, ये कहीं नैरेटिव था या वाकई इसके पीछे सच्चाई थी? देखिए क्या होता है, चुनाव में कई बार वो मुद्दा सेट करते हैं, कई बार हम मुद्दा सेट करते हैं अलग। हमने विकास का मुद्दा सेट किया और आप देखेंगे तो हम शुरू से विकासवाद को लेकर के चल रहे थे और हमने वो सारी बातें की, लाभार्थी संपर्क वगैरह वगैरह। हमारा विरोधी भी जानता है कि जितना लाभ और एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण समाज के सभी वर्गों का मोदी जी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया, और ये वोटर भी जानता है, और ये एजेंडा सेट था। कांग्रेस हमेशा डिस्ट्रक्टिव माइंड से डिविजिव फोर्सेस को बढ़ावा देती है और वो हवा देने का प्रयास करती है, और करती इतने चालाकी से है कि आपको पता भी नहीं चले और आपका जेब कट जाए और वो डाका डाल दे। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, 5 और 6 में उन्होंने मुस्लिम शब्द न कहते हुए माइनॉरिटीज को हम बढ़ावा देंगे और उनको हम मुख्य धारा में लाएंगे, उनके लिए रिजर्वेशन करेंगे। अब कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी कौन है वो मनमोहन सिंह एक्सप्लेन कर चुके हैं। मनमोहन सिंह ने बता दिया है कि पहला हक मुसलमानों का है, जनता के संसाधन, देश के संसाधनों का। उन्होंने बम्बई में रिपीट भी किया, पहले नेशनल डिफेंस काउंसिल में बोला, फिर बाद में बोला। राहुल गांधी भी इस बात को बोल चुके हैं, उनका टेप सामने आ गया। तो इनके लिए माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम है। अब ऐसा विशेष डिजाइन, एक तरफ मोदी जी 10 साल तपस्या करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी मोदी जी ने कहा कि आवास योजना में हमने इतने मुसलमानों को दिया, कभी मोदी जी ने कहा कि हमारे लाभार्थी इतने % मुसलमान हैं, कभी किसी को अलग से देखने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम सारी पॉलिटी को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, मोदी जी चाहते थे, उन्होंने करने का प्रयास किया। इन्होंने एक झटके में पैरा 1, 5 और 6 में देश को फिर से खंडित करने का प्रयास किया। आप बताइए, आप मेरी जेब काटने पर आए और मैं जनता को बताऊं भी ना? सर, जब आपने एक्सपोज कर दिया कांग्रेस को, अब मैं इस पर एक तो ये मैंने कहा, मतलब एक तो ये जो आपने मुझे कहा कि नैरेटिव सेट कर रहा है, तो ये नैरेटिव को जनता के सामने लाना हमारा काम है। अब आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो आपने बात की उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये विरासत के वेल्थ को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये मैंने कहा क्या? ये तो राहुल गांधी ने कहा। अब तुमने जब ये कहा तो मुझे वो समझाना है कि नहीं समझाना है? और मोदी जी अगर समझाते हैं तो साधारण महिला, गांव की महिला को कैसे समझाएंगे कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी, तो वो कैसे समझ में आएगा उसको? तो सबसे प्रिय प्रॉपर्टी कौन सी होती है? और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें वो जुड़ता ही है। तो ये एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन से जनता को बताना हमारा काम है। तुम गलती करो, गलती मतलब तुम्हारी नियतन गड़बड़ी करने का उद्देश्य हो, और तुम मेरे घर के ताले के नजदीक कहीं डुप्लीकेट चाबी लगा रहे हो और मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ लूं और मैं तुमको फिर एक्सपोज भी ना करूं। सर, विपक्ष ने भी अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया और जिससे पूरे देश में खलबली मच गई, खासतौर पर उन लोगों में जिनको संवैधानिक चीज़ें मिलती हैं। उन्होंने सोचा कि भाई अगर 400 पार आ गई बीजेपी की
तो संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे। इसका कुछ नुकसान होता नजर आया या आप लोगों ने लोगों को समझा लिया? ऐसा है, लोग समझ जाते हैं और हम भी भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेवार पार्टी होने के नाते अलर्ट रहती है। लेकिन ये लोग देश को गुमराह करने में इनके बाप दादों से लेकर अभी तक किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनको एक खानदान सत्ता पर बैठे होना चाहिए। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 10 साल कोई एक शाहजादे के परिवार के बाहर किसी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया है। ये पचा ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके के हथकंडे करते हैं और हमें मालूम है ये इस तरीके के हथकंडे करेंगे। ये बौखलाए हुए हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने वाले हैं। इस बार के चुनाव में सर पाकिस्तान से भी बड़ा सहयोग मिला राहुल गांधी और केजरीवाल को, इसके पीछे क्या देखते हैं आप सर? निश्चित रूप से पाकिस्तान भारत को कमजोर देखना चाहता है, तो कमजोर ताकतों को ताकत देने का काम कर रहे हैं वो, और यही तो बता रहा है कि आफ्टर ऑल ये लोग, मैं जो बार बार बोलता हूं, मेरे को क्यों नहीं चैलेंज किया कांग्रेस पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने? मैं उनको राष्ट्रद्रोही बोलता हूं, एंटी नेशनल बोलता हूं। क्यों नहीं हमको चैलेंज करते हैं? उनकी करतूत ऐसी है, उनकी करतूत ऐसी है जो ये कहते हैं। अब बताइए, पाकिस्तान का कोई बैट्समैन, कोई स्ट्रांग प्लेयर को कोई कैप्टन देखना चाहेगा क्या? वो तो यही चाहेगा ना कि वहां कोई ऐसे ही आकर के बैठ जाए। तो उन्हीं लोगों को वो प्रेफरेंस देंगे जो सी टीम डी टीम में कोई आदमी होगा उसको ला करके बैठाना चाहेंगे। तो ऐसे ये करते हैं। राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या कॉन्फिडेंस कहें, उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को न्योता दे दिया है कि भाई हम लोग सरकार बनाना जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे साहब? देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को अपना मजाक बनाने का शौक होता है, उसमें से राहुल गांधी है। तो वो अपना खिल्ली उड़वाना ये उनमें उनको अच्छा लगता होगा शायद। सर, आपने सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का काम किया, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। राम मंदिर ये जाते नहीं, इसके अपने आप निशाने पर आ जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साधना पर बैठे हैं, उनकी साधना पर इन लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। ये कहते हैं कि भाई चुनाव प्रचार करने का अलग तरीका है। देखिए ना, मैं कहता हूं इन लोगों को ये सत्ता से इतने अनुराग जी इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इनको सब काम सत्ता के लिए दिखता है। कभी इन्होंने ध्यान किया नहीं, कभी ये सनातन के प्रति इनका आग्रह नहीं हुआ। ये क्या जाने ध्यान क्या होता है, ये क्या जाने मेडिटेशन क्या होता है। ये आखिर मोदी जी ने पूरे, अनुराग जी, पूरे इतने लंबे समय तक कठोर तपस्या करके एक चुनाव के कैंपेन को चलाया है। उसके बाद माइंड बॉडी सोल रिजनरेट होनी है कि नहीं होनी है, उसकी कोई आत्मचिंतन होना है कि नहीं होना है। और ये सब अगर होना है तो हमारे अपने सनातन में और अपने जीवन शैली में सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपवास और ध्यान। तो वो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इनको इसकी महत्ता कहाँ समझ में आएगी? सर, मैं अंतिम 4 सवाल आपसे पूछूंगा। एक सवाल मेरा यह है कि एग्जिट पोल आने से पहले कांग्रेस ने उनका बहिष्कार कर दिया है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए ना, ये बौखलाहट है इनकी। ये आज जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। पूरे 1.5 महीना जनता को बरगलाया है। अब एग्जिट पोल सामने आएगा तो आईना सामने आएगा, और आईना को फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो अच्छा तरीका यह है कि बहाना लगा करके एग्जिट पोल दिखा दो, एग्जिट पोल को बाइकआउट कर दो। दूसरा, अनुराग जी, मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स, और हिंदी में कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़। तो इनको नाचना आता नहीं है। ये कभी ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, ईवीएम के बारे में वीवीपैट पर गए, हर बात पर गए। ईवीएम से सुप्रीम कोर्ट से इनको झड़पें भी पड़ी हैं, जुर्माना होने तक की बारी आ गई। ये शर्म से मानते नहीं हैं। इनका काम है जीत ना हो तो इंस्टीट्यूशंस को गाली दो। इनके समय में इलेक्शन कमीशन कैसे चलता था ये भी हमको मालूम है। इनके ज़माने में सुप्रीम कोर्ट को कैसे ये हैंडल करते थे वो भी हमको मालूम है। तो ये सोचते हैं कि वही जमाना है, वैसा जमाना है नहीं। और ये इन लोगों की बौखलाहट और इनकी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये इस तरीके की गतिविधि करते रहते हैं। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जब 4 तारीख को ये जमीन पर गिरेंगे तो उससे पहले लोगों का मन बना दें, ताकि वह उन पर दोष नहीं आए। और उन पर दोष नहीं आने वाला, ये अपने ऊपर दोष लेने वाले भी नहीं है। ना माँ लेगी, ना भाई लेगा, ना बहन लेगी। ये दोष खड़गे जी पर जाने वाला है।
आप नोट कर लीजिए 4 तारीख को ये खड़गे जी को डालेंगे, ईवीएम पर नहीं जाएगा दोष? ईवीएम पर भी डालेंगे और खड़गे जी पर भी डालेंगे। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बात करता हूं सर आपसे, चूंकि वहाँ के आप प्रभारी भी रह चुके हैं और देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर हैं। यूपी से आपको सर क्या उम्मीद नज़र आती है? तो यूपी से हम जो सीटें पिछली बार आई थी 62+2, हम उससे ज़्यादा जाएंगे, हम 80 के नज़दीक टच करेंगे। सर जो विपक्ष की रैलियां थी उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी, उसको लेकर क्या रिपोर्ट है? चुनाव में भीड़ इनकी बहुत नज़र आती है, 2017 में भी बहुत नज़र आई थी, 2022 में भी बहुत नज़र आई थी, पिट गए। तो ये भीड़ इनका लाने का तरीका मुझे मालूम है, ये जो लोग आते हैं वो उसी किस्म के लोग होते हैं और ये ज़्यादा रैलियां करते नहीं है, 1 या 2 करते हैं, सारी दुनिया को वहाँ वो जुटाते हैं, फिर मंच के नज़दीक ला कर के भगदड़ मचाते हैं, शो करते हैं कि भीड़ बेकाबू हो गई। ये इनका हमको मोडस ऑपरेंडी मालूम है और जनता भी जानती है। सर जब आप लोगों ने और एक ही किस्म के कार्यकर्ता आते हैं, एक ही विशेष जाति के आते हैं। सर जब 2024 लोकसभा चुनाव की आपने शुरुआत की थी तो चुनाव बिल्कुल नीरस नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था विपक्ष है ही नहीं कहीं, और बीजेपी बहुत आसानी से चुनाव जीत ली। हालांकि अभी भी आप लोग चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सर क्या जो आपकी सेफ सीटें थी उन पर आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा? देखिए ऐसा होता है कि जब भी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो थोड़ी देर के लिए एक सेटल डाउन जिसको बोलते हैं, वो एक मोमेंटम होता है, बीजेपी का मोमेंटम होता है। फिर जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आशाएं होती हैं, 10 की होती हैं, उसमें से 1 को मिलता है, 9 को संभालना पड़ता है, तो उसमें 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी दिन चले जाते हैं, लेकिन इस बार समय ज़्यादा था तो उसको हम लोगों ने मैनेज किया है। और चुनाव तो संघर्ष के साथ ही लड़ा जाता है। सर सेफ सीटों पर संघर्ष ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर जो नीचे से लेकर स्टेट के लोग अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल रहे हैं और उन सीटों पर संघर्ष आपको करना पड़ता है, क्या बाद में उनकी जवाबदेही तय होगी? ऐसा है, पार्टी कंटिन्यूस प्रोसेस में सोचती रहती है अनुराग जी, और चर्चा भी करती रहती है, लेकिन हमारा निर्णय गलत नहीं है। उन सारी परिस्थितियों में बेस्ट पॉसिबल जो होता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे, अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है यूपी के मुख्यमंत्री को चेंज कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से उसका जवाब दे दिया। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ऐसे चलती नहीं है। तुम जैसे अपने साथियों को निकालते रहते हो, इसलिए तुमको लगता है सब इसी तरीके से करते हो। और योगी जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत तगड़े नेता हैं, अच्छे प्रशासक हैं, उत्तर प्रदेश अच्छे ढंग से चल रहा है, ये कभी सोचा भी नहीं है और नहीं इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी सोचती है। जी, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बहुत बेबाक तरीके से जवाब दिए, और जो सबसे बड़ा उन्होंने जवाब दिया वो यही था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पूरी तरह से सेफ जोन में है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था तो उसके बाद पूरा विपक्ष ये बात कह रहा था कि भाई दिल्ली से जवाब नहीं आया, तो दिल्ली से अब जवाब आ चुका है। उसमें अनुराग जी मैं ये भी कहूँगा सेफ जोन नहीं, वो हमारे नेता हैं और वो इज ए लीडर इन यूपी, उनके नेतृत्व में ही हम चल रहे हैं, तो इस तरीके की सोच हम रखते ही नहीं है। जी शुक्रिया सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए।